वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है हिंदू मुसलमान और इसके शायर हैं तिलोक चंद महरून। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम तिलोक चंद महरून के तारुफ को समझेंगे। तिलोक चंद महरून, इनकी पैदाइश 1887 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1966 में हुआ। याद रहेगा सभी को, तिलोक चंद महरून की पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1966 में हुआ। तिलोक चंद महरून दरियाई सिंध के मगरिबी किनारे तहसील ईज़ाक़ैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। याद रखोगे कि तिलोक चंद महरून कहाँ पैदा हुए? दरियाई सिंध के मगरिबी किनारे तहसील ईज़ाक़ैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए और यहीं से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर बीए की सनद हासिल की यानी कि बीए की डिग्री हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर ये तकर्रुर हुए। कौन से स्कूल के अंदर? मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर इन्होंने काम किया। 1944 से लेकर 1947 तक कॉटन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दहली में उर्दू के लेक्चरर बने। याद रखोगे कि 1948 में कैंप कॉलेज दहली में ये उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ इनको बचपन से ही था। महरून कादिरुल कलाम शायर थे। इन्होंने कई शायरी इसनाफ़ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, यानी कि जो महरून थे शायरी के कई प्रकारों के अंदर इन्होंने कई तरह की शायरी की थी, जैसे कि नज़्मों के साथ गज़लें या फिर रुबाइयाँ वगैरह भी लिखी। इसनाफ़ किसे कहते हैं बच्चों? प्रकार को कहते हैं, टाइप को कहते हैं। इनका कलाम यानी कि इनके ज़रिए लिखी गई रुबाइयात महरून गंजे मायनी के नाम से शाया हो चुका है। याद रखोगे कि इनका कलाम रुबाइयात महरून गंजे मानी के नाम से शाया हो चुका है, यानी कि पब्लिश्ड हो चुका है। अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में या तो किसी भी सबक का खुलासा, नज़म का या गज़ल का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इस नज़म का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ। तिलोक चंद महरून ने अपनी नज़म हिंदू मुसलमान में बताया है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, वही इंसान इज़्ज़त के काबिल है जो नेक हो यानी कि नेकी करता हो। याद रहेगा कि इन्होंने अपनी नज़म में क्या कहा है कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, वही इंसान सिर्फ़ इज़्ज़त के काबिल होता है जो नेक काम करता है, जो कि नेकी करता है, दूसरों की मुश्किल आसान करता हो और सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। ऐसा इंसान ही इज़्ज़त के काबिल होता है। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन्होंने अपनी नज़म में इस बात को बताने की कोशिश की है। हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों का ही वतन है। हिंदू और मुसलमान इसी गुलिस्तां की बुलबुलें हैं। गुलिस्तां किसे कहते हैं? बाग को कहते हैं। तो शायर ने हिंदू और मुसलमान को इसी गुलिस्तां की बुलबुलें कहा है। अगर एक सरजमीन है तो दूसरा आसमान है। दोनों का नफ़ा नुकसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ना इत्तेफाकी नुकसान पहुंचाने वाली होती है और मिलजुल कर रहने से ही कामयाबी हासिल होती है। क्या बताया है शायर ने कि ना इत्तेफाकी जो होती है उससे नुकसान पहुंचता है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ मिलजुल कर रहने से हमें कामयाबी हासिल होती है। अब बच्चों, इस चैप्टर का मरकज़ी ख़याल है नज़्म का। मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है कि इस नज़्म को पढ़कर हमें क्या सीख हासिल हुई है, यानी कि इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है। तो बच्चों, मरकज़ी ख़याल आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। तो जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर वगैरह
नीडेबल इरेज़र, क्लिक पेंसिल, यानी कि हर चीज़ ख़ास है, या अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो बच्चों ये चीज़ें आपको ऑफ़लाइन बहुत मुश्किल से मिलेंगी और बहुत ज़्यादा कमीशन पर मिलेंगी। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, आप इन्हें ऑनलाइन लिंक से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बेबी सेफ्टी बैंड के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहन के हाथ के अंदर बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में एक दूसरे से अलग ना हो। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो बच्चों अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर का नज़्म का मरकज़ी ख़याल आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। तो आप लिखोगे कि इस नज़्म में तिलोक चंद महरूम ने कौमी यकजहती यानी कि कौमी एकता का पैगाम दिया है और बताया है कि हिंदू मुसलमान यहाँ की दो कौमें हैं जो सदियों से मिलजुल कर रह रही हैं। इनमें कभी किसी तरह की तफरीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर मिलजुल कर ना रहेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के बच्चों नज़्म के अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। तो ध्यान से सुनेंगे। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक किसे कहते हैं बच्चों? फ़र्क को कहते हैं। इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान, नेकी हो जिसका कारे नुमाया। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। सबसे पहले लिखेंगे सयाको सबाक। सयाको सबाक में क्या लिखोगे कि ये अशार हिंदू मुसलमान नज़्म से लिए गए हैं, जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। शायर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है सयाको सबाक में, याद रखना हमेशा। फिर तशरीह क्या होगी? शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, इनमें तफरीक और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसान तो बस वही इज़्ज़त के काबिल है जो कि नेकी करता हो, दूसरों की मदद करता हो, बल्कि सबके साथ नेकी और भलाई करो। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि तफरीक कहते हैं फ़र्क को, कारे नुमाया का मतलब है वो काम जिससे सब वाकिफ़ हो। मस्कन कहते हैं रहने की जगह या फिर घर को। गुलिस्ता कहते हैं बाग को। सरज़मीं कहते हैं ज़मीन या फिर वतन को। यकजा का मतलब है एक जगह। सूदोज़िया यानी कि फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तेफाकी का मतलब होता है मिलजुल के ना रहना। अज़ारे जा का मतलब होता है जान का दुख। कामरानी कहते हैं कामयाबी को। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो सवाल नंबर 1 है, इज़्ज़त के काबिल कौन है? जो इंसान नेक हो, हर एक के साथ नेकी और भलाई करता हो, दूसरों की मदद करता हो, वही इंसान इज़्ज़त के काबिल है। अगला सवाल है, नज़म में बुलबुले और गुलिस्ता के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? तो नज़म में बुलबुले हिंदू और मुसलमान के लिए और गुलिस्ता के अल्फाज हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगला सवाल है, ना इत्तेफाकी को अज़ारे जा क्यों कहा गया है? यानी कि ना इत्तेफाकी यानी कि मिलजुल कर ना रहने को जान का दुख क्यों कहा गया है? क्योंकि लड़ाई झगड़े से जानी और माली नुकसान होता है, इसलिए ना इत्तेफाकी को अज़ारे जा कहा गया है। अगला सवाल है, कामरानी का राज क्या है? यानी कि कामयाबी का राज क्या है? तो कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है और ना इत्तेफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। सवाल 1 है, वाहिद बनाने हैं यहाँ पर आपको, यानी कि यहाँ पर सबकी जमा लिखी गई है, तो जमा से आपको इसे वाहिद में कन्वर्ट करना है। जैसे कि औरों का वाहिद होगा और, बुलबुले का वाहिद बुलबुल, कौमे का वाहिद कौम, नेकिया का वाहिद नेकी। अगला सवाल है, मुतज़ाद अल्फाज, इत्तेफाक का ना इत्तेफाकी, आसान का मुश्किल, आसमान का ज़मीन, कामरानी का नाकामयाबी, इज़्ज़त का ज़िल्लत।